एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर घटना चक्र जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, क्योंकि साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग में। किसमें? कार्डियोलॉजी विभाग में। प्रायः अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होती है। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों और प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सक इस लैब का प्रयोग करते हैं। भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो हो जाएगा जीरोपैथलीमिया। जीरोपैथलीमिया। नेक्स्ट है जीरोपैथलीमिया ड्राई आइज। नेत्र में विटामिन ए या रेटिनॉल की कमी होने वाला एक प्रमुख रोग है, जिसमें नेत्र की कॉर्निया की कोशिकाएं सूखने लगती है तथा सल्की भवन हो जाता है और दृष्टि क्षमता प्रभावित हो जाती है, अतः इस पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। कलाई खंज अधिक मात्रा में खाने से होता है, तो ये हो जाएगा खेसरी दाल के। खेसरी दाल को भोजन के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाने से शरीर में कलाईखंज नामक रोग हो जाता है। औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, तो मांडी के और श्लेष के। मांडी श्लेष के औषधि के वितरण में काम आने वाले वेजिटेरियन खाली संपुट मांडी से, जबकि नॉन वेजिटेरियन खाली संपुट श्लेष से निर्मित होते हैं, जो कि पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दवा बिना किसी अवरोध के शरीर में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को और पादपों को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। खट्टे नासर कन्ने का लाल सरण रोग, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का शाहू रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे इसका राइट आंसर तो कूट में नहीं दिया गया है, बाकी हम जाके देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। पादप रोग और कारक। खट्टे नासर जीवाणु, गन्ने का लाल सरण रोग कवक फंगस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आलू का कृष्णकांत रोग, ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है गेहूं का सेहू रोग यानी कि सूत्रकृमि संघ निमेटोडा। निम्न में कौन से सही सुमेलित नहीं है? गेहूं गेहूंसा, आलू पिछैती झुलसा, बाजरा अरगट और गन्ना बुकनी रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना बुकनी रोग। बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि मुख्यतः जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान हरित बाल। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है, जिसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियां सी बन जाती है, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देता है और पौधे बौने रह जाते हैं। शेष विकल्प सही सुमेलित है। निम्न में कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? धान उकठा, सरसों सफेद, गेरुई, बाजरा कंडुआ और मूंगफली टिक्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धान उठवा। उकठा रोग मुख्यतः पौधे के पत्तियों संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती है। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना और चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं है। नेक्स्ट है मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये हो जाएगा जिंक से। जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं, पौधे की नई पत्तियां और पत्तियों के शीर्ष लगभग सफ़ेद सी हो जाती है, जिसे सफ़ेद कली या व्हाइट बड रोग कहते हैं। यह रोग मक्के में पाया जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना सूचक है किसका? जिंक की कमी का। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो वो हो जाएगा जिंक। पायरिला किस फसल का कीट है? तो गन्ना का। गन्ना पर फुदकी पायरिला एक छोटा सा पतंगा होता है जो गन्ने
की पत्तियों और तने का रस चूसता है। इसकी गीदार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? टिक्का। मूंगफली का टिक्का रोग मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक है। यह रोग एस्कोस्पोरा परसोनेटा नामक कवक से होता है। नेक्स्ट है सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो किसका? सरसों का। ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों मुख्यतः सरसों का एक महत्वपूर्ण कवक रोग सफ़ेद कीट है जो कि सिस्टोपस कैंडिडा या एल्बुगो कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधों के तने, पत्ती तथा पुष्प क्रम पर गहरे उभरे सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की उप क्षमता घट जाती है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। निम्न में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। झूठ कंड यानी कि फॉल्स स्मट जो पौधों में पाया जाने वाला रोग है। मिथ्या कंड अथवा झूठ कंड धान की फसल का रोग है। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? तो काला कीट और स्मट। काला कीट और स्मट। गेहूं का फसल पर पाए जाने वाला दो प्रमुख कवक जनित रोग काला कीट यानी कि ब्लैक रस्ट एंड स्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई द्वारा तथा गेहूं का स्लथ स्मट रोग एस्टिलैगो नूडा ट्रिटिसाई द्वारा होता है। करनाल बंट रोग है। करनाल बंट रोग गेहूं का फसल है। नेक्स्ट है करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेशिया वंश के कवकों से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। धान का टुंगड़ो विषाणु प्रसारित होता है तो ये हो जाएगा हरी पत्ती के फुदके द्वारा। टुंगड़ो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। इस रोग का कारक दो विषाणुओं का समूह है RTSV राइस टुंगड़ो स्फेरिकल वायरस RTVV राइस टुंगड़ो वैसिलिफॉर्म वायरस। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के फुदके द्वारा प्रसारित होते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा उपर्युक्त में कौन पादप रोग फैलाता है? तो सभी यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्द फाइटोन पादप, फाइटोस रोग, लोगोस ज्ञान से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है पादप रोगों का ज्ञान या अध्ययन। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षण, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादपों के प्रमुख रोगाणु हैं जिनके प्रसार में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है तो यह ऑक्सीजन की कमी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग एक अजैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कम उपलब्धता के कारण होता है। भिंडी में पीतवर्ण शिरा की बीमारी होती है तो सफ़ेद मक्खी से। भिंडी का पीतवर्ण शिरा रोग एक विषाणु जन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। येलो वैन मोजैक गंभीर बीमारी है तो ये हो जाएगा भिंडी की। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। स्पॉन्जी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों, मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं। विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं तो यही सही है। इसका राइट आंसर ए ही होगा। पहला कथन सही, प्रश्नगत कथनों में पहला कथन सही नहीं है क्योंकि विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर DNA तकनीक के माध्यम से प्रकार्यात्मक गुणसूत्र नहीं बल्कि प्रकार्यात्मक DNA तैयार किए जा सकते हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। नेक्स्ट है
पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों राइट हैं। पुनः संयोजित वेक्टर वैक्सीन के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आनुवंशिक सामग्री के द्वारा टीका निर्माण शामिल है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पौधे के विभिन्न जातियों में, जंतुओं में और सूक्ष्म जीवों के उच्चतर जीवों में केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 1, 2, 3। इसका राइट आंसर 1 और 2, 3 तीनों होगा। प्रयोगराज डीएनए तकनीकों द्वारा किसी जीवाणु के जीन को मक्के के पौधों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस तकनीक द्वारा जीनों को पौधे की विभिन्न जातों में तथा सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। आनुवंशिक पदार्थ की पहचान और पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिक प्रक्रिया, डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका जीव में स्थानांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी जीव में वांछित जीनों का विलयन, क्लोनन तथा किसी अन्य जीव में उनका स्थापन पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस प्रक्रिया में शामिल चरणों हैं आनुवंशिक पदार्थ की पहचान एवं पृथक्करण, डीएनए का विखंडन, इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, रुचि वाले जीन का परिवर्धन, डीएनए खंड के वाहक में जोड़ना, उसके बाद पुनर्योगज डीएनए का पोषी, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, प्रवाहिक प्रक्रिया। कथन 1, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा टुकड़ों में खंडित तथा डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा इन डीएनए के खंडों को परस्पर जोड़ा जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को सर्वप्रथम नॉर्थन्स एवं स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही है? डीएनए आणविक कैंची, लाइगेसेज आणविक कैंची और लाइगेसेज हो जाएगा आणविक शीवनकार। लाइगेसेज एंजाइमों में ऐसे वर्ग को कहते हैं जो सहसंयोजक बंध बनने की क्रिया को उत्प्रेरक करते हैं। लाइगेसेज जैविक अणुओं जैसे डीएनए आदि के संश्लेषण और खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्यों के लिए सक्रिय होकर इन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। लाइगेसेज को आणविक शीवनकार कहा जा सकता है। प्रायः समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्य साधित जीन संपादन है। इसके बाद लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। क्या है? ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है गरिमा 2 नाम है एक क्लोन भैंस का। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अगस्त 2010 में भैंस का गरिमा 2 नाम एक क्लोन विकसित करने में सफलता प्राप्त की थी। जनवरी 2013 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में क्लोन भैंस गरिमा द्वितीय में महिमा नामक एक स्वस्थ मादा बच्चे को जन्म दिया। किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा? तो ताइवान। वर्ष 2006 में नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के एक शोध दल द्वारा पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सूअर उत्पन्न किया गया। दमकते हुए हरे प्रोटीन को सूअर के भ्रूण में डालकर 3 नर ट्रांसजीनी सूअर पैदा किए गए। इंजॉज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन ऊंट का। दुबई स्थित ऊंट प्रजनन केंद्र में दुनिया की पहली मादा क्लोन ऊंट वर्ष 2019 में विकसित की गई थी। इस क्लोन ऊंट का नाम इंजॉज रखा गया था।
जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में कौन से कथन सही है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। यह अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं जो प्रायः अपने मातृ जीव के समरूप होते हैं। क्लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। एक समान जुड़वा क्लोन नहीं होते हैं, जबकि एक जीव दो क्लोन समान होते हैं। परखनली शिशु के मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। जो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भाधान में असमर्थ होती है तो उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु अंतःपात्र निषेचन विधि में डिंब और शुक्राणु का निषेचन, जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है, माता के शरीर के बाहर पैट्री पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उसे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं। अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। रोग प्रतिरोध वृद्धि, वर्णन, जंतु क्लोनिंग और मानव क्लोनिंग। तो इसका हो जाएगा 1, 2 and 3। अनुवांशिक अभियंत्रण द्वारा रोग प्रतिरोध वृद्धि, वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग आदि पर सफलता मिल चुकी है, किंतु मानव क्लोनिंग का परीक्षण अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। जीवाणुओं में पराक्रमण और संयुगन का खोज। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना, इकोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन, संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना। तो राइट आंसर तो डी होगा। जीवाणुओं में पराक्रमण तथा संयुगन की खोज क्रमशः लेडरबर्ग एवं जिंडर तथा लेडरबर्ग एवं टॉटम द्वारा की गई। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मार्गन द्वारा, इकोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कार्नबर्ग द्वारा तथा संपूर्ण अनुवांशिक कूट की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है। तो केवल 1 and 3 जो है वो सही है। डीएनए अनुक्रम द्वारा अनुवांशिक रोगों जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, म्यूटोनिक डिस्ट्रॉफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात कर उनका उपचार संभव हो सकता है। इसके द्वारा सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात नहीं हो सकते। एक जीव के संपूर्ण संजीन का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव कौन सा था? तो ईस्ट। विश्व स्तर में प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों का उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। विश्व स्तर का प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा शिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिकाएं भ्रूण की वे आधार कोशिका है जिसमें आगे चलकर मानव शरीर में 210 से अधिक तरह के ऊतक बनते हैं। भ्रूण की आधार कोशिकाएं 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है। विकसित हो रहे भ्रूण से स्टेम कोशिकाएं निकालकर उनसे ऊतकों अंगों का निर्माण किया जा सकता है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधि का परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। राइट आंसर इसका 2 and 3 होगा। नेक्स्ट है
स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।